हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 7 के साइंस में केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं मनीष श्रवण आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बायो आपको आपके डॉक्टर पी के ठाकुर सर पढ़ाएंगे कल से। तो बच्चों, फटाफट वीडियो को पॉज करें और कॉपी किताब लेकर सामने बैठें। देखो बच्चों, साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस को सीखने के लिए मेरे हिसाब से बच्चों के अंदर एक खास गुण होना चाहिए, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने का जो पावर है वो आपके पास होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन का पावर है, ये हमको साइंस से सीखना बताती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें जी। तो हम ऐसा देख रहे होंगे कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती हैं। चाहे वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हों, या तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा हो, या तो उसका कलर चेंज हो रहा हो, या तो उसका टेक्सचर चेंज हो रहा हो, या तो उसके इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई चेंज आ रहा हो। तो या तो उसका कलर बदल रहा होगा, उसका डेंसिटी बदल रहा होगा, शेप बदल रहा होगा, साइज़ बदल रहा होगा, वॉल्यूम बदल रहा होगा, टेक्सचर बदल रहा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस बदल रहा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बदल रहा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं जो कि एक मैटर के अंदर में, किसी भी चीज़ के अंदर में आए। तो उसी चेंज को आज हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके, दो कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप हेडिंग लगाओ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, आप समझिए एक बात, दुनिया में जितनी भी तरह की चेंजेस होंगी, हम उस सारे ही चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हमारा एक हो जाएगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा केमिकल चेंज। दूसरी बात, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। तो आप बस एक बात याद रखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा, लाइक उसके शेप में, साइज में, वॉल्यूम में, डेंसिटी में, अगर इस तरह का कोई चेंज, कलर में अगर इस तरह का कोई चेंज आएगा, जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो चेंज किस तरह का है, वो है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर चेंज उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में ना आके उसके केमिकल प्रॉपर्टी में आया, केमिकल प्रॉपर्टी इन द मीन्स कि उसके स्ट्रक्चरल लेवल पर आया, इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पर आया, एटम्स के बॉन्डिंग के लेवल पर आया, तो जाके जो चेंज होगा वो होगा हमारा केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हमने देखा चेंज, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसका पोजीशन बदल रहा हो, चाहे उसका टेक्सचर बदल रहा हो, चाहे उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी कुछ बदल रहा हो, तो इस तरीके से चीज़ें आपस में बदलती हैं। अब उस बदलाव को हम लोग पढ़ते हैं दो तरीके से, एक हमारा फिजिकल और एक केमिकल। अगर वो बदलाव उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आया है, उसके शेप में आया है, उसके डेंसिटी में आया है, उसके कलर में आया है, उसके वॉल्यूम में आया है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आया है, तब हम कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। अदरवाइज इट इज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज कब होगा, जब देखेंगे कि चेंज उसके इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पर आया है, एटम्स के बॉन्डिंग के लेवल पर आया है, तब वो चेंज हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो चलिए उसके बाद आप लिखो चेंज को दो टाइप में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो फिजिकल चेंज और एक तरफ लिखो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखिए फटाफट से, फिजिकल चेंज जानने से पहले यू हैव टू नो अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। होता क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले समझिए आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। और फिजिकल नेचर कहने का मतलब इसका कलर, उसका डेंसिटी, उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, टेक्सचर, ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर इन चीजों में से किसी भी चीज में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, देन यू हैव टू से दैट कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है। दूसरी बात, फिजिकल चेंज इज अ चेंज व्हिच अकर्स व्हेन देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने अल्टरनेशन लाया, आपने उसमें कुछ चेंजेस लाया, तो हम लोग कहते हैं कि वहां फिजिकल चेंज हुआ है। सपोज करो, नाउ सपोज कि मेरे हाथ में ये कॉपी है, मैंने इस कॉपी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इस कॉपी का शेप क्या है, पहले से आप देख रहे हो कि ये इसका विड्थ और ये इसका लेंथ, दैट इज ये एक तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है। लेकिन मैंने क्या किया, इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके मैंने इसको बना दिया सिलिंड्रिकल। अभी तुम इसको देख पा रहे होगे कि ये कैसा बन गया है, सिलेंडर जैसा। तो दैट मीन्स कि पहले जो ये स्क्वायर था, अब ये सिलेंडर बन गया है। तो क्या इसके अंदर कोई चेंज आया, ऑफ कोर्स इसके अंदर चेंज आया, लेकिन ये जो चेंज है वो चेंज किस तरीके में आया, कौन सी प्रॉपर्टी में आया, तो हम कहेंगे कि ये चेंज इसके शेप में आया, और यहाँ जो चेंज है वो फिजिकल चेंज होगा। तो कहने का मतलब आपने क्या लिखा कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज, यहाँ देखो सेकेंड पॉइंट,
फिजिकल चेंज इज अ चेंज विच अकर्स व्हेन देयर इज एन अल्टरनेशन, आपने उस सब्जेक्ट के अंदर में कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा के उसको अल्टर करा हो और वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तब वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। दूसरी बात, द फिजिकल चेंज डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं पर भी चेंज हो रहा है और वो चेंज किस तरह का चेंज है, तो आप बस एक काम करो, उस चेंज से 3 क्वेश्चंस पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात, उस चेंज का नेचर पूछो। नेचर कहने का मतलब उससे ये पूछो कि क्या वो चेंज टेम्पररी है या फिर वो चेंज परमानेंट है। दूसरी बात, उससे पूछो कि क्या वो चेंज रिवर्सिबल है या वो चेंज इरिवर्सिबल है। और तीसरी बात तो आपको पूछनी है कि चेंज होने के दौरान, सपोज करो कोई चीज़ ए था और ए से बना बी, तो चेंज होने के दौरान क्या कोई नया सब्सटेंस बना और या फिर नहीं बना। चलिए, तो बेसिकली आपको बस 3 चीज़ देखनी है। सबसे पहली बात, आप देखो कि वो टेम्पररी है या परमानेंट है। कहने का मतलब अगर कोई चेंज ए से बी हुआ, क्या वो बस बी होकर रह गया या फिर वो बी से ए भी हो सकता है, बस तुरंत इजीली एक्सटर्नल फैक्टर को हटा लेने से। अच्छा एक बात बताइए, मैंने इस कॉपी को, जो ये पहले स्क्वायर के फॉर्म में था, मैंने इस पर फोर्स लगा करके इसको सिलेंडर बना दिया, क्या अब ये वापस से स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस हमको करना क्या है कि ओनली वी हैव टू डू दैट, हमने जो इसके ऊपर में एक्सटर्नल फैक्टर जो फोर्स लगाया था वो हम बाहर हटा लेंगे। जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो कहने का मतलब ये कि वो चीज़ें जो ए से बी बनी और बी से वापस से ए बन सकते हैं, जो कि टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी चेंज होते हैं, हम लोग इस टाइप के चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज। और जो परमानेंट टाइप के चेंज होते हैं, हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। सपोज करो ए से एक बार बी बना और बी बन के ही रह गया, ईजिली हम उसको फिर ए में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइप के जो चेंज होंगे हम लोग इसको कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो तुम्हारे पास आइस का एक क्यूब है, तुम इसको मेल्ट करा देते हो तो ये वाटर बन जाता है। यहाँ पर चेंज हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आया यहाँ पर। दूसरी बात, अब तुम्हारे पास सपोज करो एक कागज़ है जिसमें कार्बन होता है, तुम उसको जला देते हो तो C+O2 मिलकर बन रहा है CO2, यहाँ पर भी चेंज आया। लेकिन तुम इस वाटर को कोल्ड करके वापस से आइस बना लोगे, लेकिन कागज़ को किसी भी प्रोसेस के थ्रू तुम वापस से C+O2 में नहीं लाओगे, वापस से उसको जो है सो कागज़ के फॉर्मेट में नहीं ले पाओगे ईजिली। तो ये जो चीज़ें हैं जो टेम्परेरी होंगी हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, जो परमानेंट होंगी हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। दूसरी बात, ये भी कुछ वैसा ही है। रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या होता है? इट कैन बी रिवर्स। कहने का मतलब अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड किया, ए से बी बना, अब वापस से बी से ए बन जाएगा, मतलब वो रिवर्स होना उसका पॉसिबल है, तो वो फिजिकल चेंज होगा। जैसे कि आपने देखा अभी आइस से वाटर, वाटर से आइस, वाटर से स्टीम, स्टीम से वाटर, तो ये जो चेंज होगा इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केमिकल चेंज का, तो वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल कहने का मतलब कि अगर एक बार ए से बी बना, अगर एक बार सपोज करो आपके घर में आपने दूध लाया और आपने उसका बना लिया दही, तो जब दूध से दही बना तो ये एक परमानेंट चेंज हो गया। दैट मीन्स कि अगेन यू कैन, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो दही को दूध में। तो इस तरह का जो भी चेंज होगा जो केवल वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा या फिर इजीली हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, देखो बिल्कुल ही इरिवर्सिबल कहना गलत होगा, क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे 11th और 12th में तो हम देखेंगे कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं, इवन कि लगभग बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्स भी होते हैं। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि और ऐसा नहीं एक ही साथ होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, तो वो हम लोग 11th में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम में, तो वहाँ हम देखेंगे चीज़ें कैसे रिवर्स और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती हैं। चलिए तीसरी बात मैंने क्या कहा, अगर कहीं पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ए है और ए से मिलकर बना बी, तो अगर ये दोनों एक ही चीज़ है दैट मीन्स कि ये फिजिकल चेंज है, दोनों अलग अलग चीज़ मिलेगा, कोई नया चीज़ मिलेगा तो वो केमिकल चेंज होगा। देखो सपोज करो मैंने एक जगह पर लिया मैग्नीशियम, उसको मैंने हवा में जला दिया, तो यहाँ हमको मिलकर आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक डिफरेंट चीज़ है कि नहीं। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा H2O2, चलो मैं इसको बढ़िया से समझाता हूँ फिर से एक बार, ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वाटर और इस वाटर को मैंने चेंज कर दिया आइस क्यूब में, तो बताओ क्या यहाँ पर चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। अब जो यहाँ चेंज हुआ तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बना? आप कहोगे हाँ सर पहले वाटर था अभी आइस बन गया। नहीं, ये आइस कोई नया सब्सटेंस नहीं है। केमिस्ट्री के नज़र में चाहे वो वाटर हो उसको भी केमिस्ट्री क्या मानेगा? H2O, चाहे वो आइस हो उसको भी केमिस्ट्री क्या मानेगा? H2O। केमिस्ट्री के नज़र में वाटर ही दोनों है, यहाँ कोई नया सब्सटेंस बन के नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम कोई
जब हम कोई केमिकल चेंज का बात करेंगे, सपोज करो हमारे पास पहले से हाइड्रोजन था, हमने उसमें ऑक्सीजन मिलाया और वो मिलकर बना वाटर, तो यहाँ एक केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज कहने का मतलब आपके पास जो पहले से चीज़ें थी, एक थी हाइड्रोजन, एक थी ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और मिलकर जो बना वो एक अलग चीज़ है। H2O का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग टेक्सचर होता है, लेकिन अलग बॉन्डिंग होता है। इसमें आप देखोगे तो H और H का बॉन्डिंग होता है, इसमें और O का डबल बॉन्ड होता है। यहाँ जब H2O बनता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड करके जो है सो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलता है और 2 लोन पेयर अपना बचाता है। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो हमने देखा, एक बार मैं आपको समराइज करा दूं फटाफट, हमारे आसपास में जो भी चेंजेस हैं, हमारे आसपास में जो भी चेंजेस हैं वो बेसिकली 2 टाइप की होंगी, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल चेंज हम लोग उस चेंज को बोलेंगे जो सबसे पहली बात की टेम्पररी होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा। सपोज करो मैंने फैन को ऑफ कर दिया, फिर तो मैं ऑन कर सकता हूँ ना, तो यहाँ जो चेंज आया वो कैसा होगा? फिजिकल। मैंने बल्ब का स्विच ऑफ किया, ऑन किया, तो यहाँ जो चेंज आ रहा है वो कौन सा? फिजिकल। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ के पोजीशन को मैंने बदल दिया, किसी भी चीज़ के शेप साइज को मैंने बदला, किसी भी चीज़ के टेक्सचर पोस्टर को मैंने बदला, किसी भी चीज़ के स्टेट को मैंने बदला, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को बदला, किसी भी चीज़ के डेंसिटी को बदला, कलर को बदला, तो ये सब, सॉरी कलर नहीं, ये सब जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस के अंदर में आएंगी। दूसरी तरफ वैसी चेंजेस जो टेम्पररी ना होकर के परमानेंट होंगी, रिवर्सिबल ना होकर के इरिवर्सिबल होंगी, और उसमें कोई ना कोई नया सबस्टांस बनेगा, तब हम इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। तो बच्चों आज हमने देखा चेंजेस के बारे में। अभी बेसिकली क्लास 8 में आपको फिजिकल चेंज पढ़ना है बहुत ज़्यादा, केमिकल चेंज थोड़ा सा पढ़ना है। जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो हमको वहाँ पर डिटेल से पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज के बाद केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, और फिर उस इक्वेशंस का हम टाइप्स पढ़ेंगे, लगभग 5 टाइप हम वहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं। चलिए, हाँ हमने फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स को लेकर रखा हुआ है। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? गोल्ड इज शाइनिंग। गोल्ड हमारा साइन करता है, ये उसका फिजिकल नेचर हुआ। ठीक है, जो भी मेटल होता है वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है, हम लोग उसको बोलते हैं उसका सोनोरिटी, दैट मीन्स ये उसका फिजिकल नेचर हुआ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हो गए। कुछ में स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ में डेंसिटी, वॉल्यूम और चीज़ें जो है सो समझ में आ रही हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले केमिकल चेंज समझने से पहले आप समझिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सारा ही प्रॉपर्टी जो किसी मैटर के इंट्रामोलिकुलर लेवल पर जाके डिसाइड करना होगा, हम उसको बोलेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी। और एक बात और आप याद रखिए, किसी भी मैटर का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड होता है, ना कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब आपको देखना है कि वो जो भी चीज़ है, वो जो भी मैटर है, जो भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, तो उसका बनावट कैसा है, उसका संरचना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके इंट्रामोलिकुलर लेवल पर कैसा स्पेस है, कैसा मतलब वो चीज़ों के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप एक बात याद रखिए, अगर किसी चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी आपको ढूंढना है तो आप बस ये बताओ कि वो किसी भी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वही उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब्स इट्स केमिकल नेचर। इसी की वजह से केमिकल नेचर आएगा। फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो, इसको लिखना बढ़िया से। वो किसी भी सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर पाता है, वही हमारा कहलाता है क्या, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, अब जब हमने प्रॉपर्टीज को देखा तो अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले केमिकल चेंज के बारे में क्या कह रहा है, केमिकल चेंज जहां भी होगा वहां एक केमिकल रिएक्शन भी होगा। जहां कहीं भी एक केमिकल चेंज होगा वहां एक केमिकल रिएक्शन भी होगा। केमिकल चेंज कहने का मतलब आपके पास पहले से कोई एक सब्सटेंस रहेगा ए जो कि बन रहा होगा बी किसी भी कंडीशन के कारण। ये जो पहले से हमारे पास चीजें होती हैं हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और ये जो बाद में मिलकर आती है हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं। चलो, ये जो चीज़ें थी पहले से ये कहलाती हैं रिएक्टेंट, और ये जो बन के मिला ये कहलाता है प्रोडक्ट। और यहाँ बीच में कुछ हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो पाए। दूसरी बात, व्हेनेवर अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। हमेशा ही आप याद रखिए अगर ए और बी में ये केमिकल चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि बी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ए। बी जो हमारा बनेगा वो बिल्कुल ही नया चीज बनेगा। तीसरी बात, एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। देखो आपने रस्टिंग लगता हुआ देखा होगा। रस्टिंग क्या होता है, हमारे पास पहले से आयरन होता है जो कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में जाके वो बनाता है Fe3O4 और तब जाके जो है सो
Fe2O3 और तब जाके वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के कुछ वाटर के क्रिस्टल्स को अपने में ऐड कर लेता है, तो ये बन जाता है Fe2O3.XH2O। सम अमाउंट ऑफ वाटर अपने में ऐड करके ये रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरी बात, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है, जब हम इसको बर्न करते हैं, मतलब देखो केमिस्ट्री में बर्न करना इज अ केमिकल प्रोसेस, जलाना इज अ केमिकल प्रोसेस, और जलाने का मतलब, बर्न करने का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या होता है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह के जो भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। आप क्या कह रहा है? अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्प्लेंड बाय वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज। केमिकल चेंज अगर कहीं पर होता है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है? सबसे पहली बात, वहाँ रेडिएशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट होगा। कहने का मतलब, सपोज करिए ये हमारे पास कोई पहले से चीज़ है, कोई सबस्टांस ए है और ये मिलके बन रहा है सबस्टांस बी। तो यहाँ इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, ए से बी के बनने के लिए दो बातें पॉसिबल हैं। ये हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। कौन सी दो बातें पॉसिबल है? या तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ हीट ऐड करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्ट होके बी बने, पहली बात। दूसरी बात, या तो ये बनने के बाद अपने साथ कुछ हीट को प्रोड्यूस करेगा। हमने दो तरह की चीज़ें देखी, या तो हम रिएक्टेंट वाले साइड में हीट को ऐड कर देंगे तो वो चीज़ बनाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ए प्लस हीट इज इक्वल टू बी। या नहीं तो फिर सपोज करो कहीं पर कोई रिएक्शन प्रोसीड हुआ और होने के बाद अपने आप उसमें से जो है सो हमको निकलने, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट वाले साइड में बहुत ज़्यादा हीट निकलने लगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज वैसा रिएक्शन जिसको जो हीट ऑब्जर्व करें, जिसका हीट को नीड हो, जिसको हीट का नीड हो। दैट मीन्स कि उस केस में हम लोग हीट को रिएक्टेंट वाले साइड में रखेंगे। इस टाइप के रिएक्शंस को एक स्पेशल नाम से हम लोग पढ़ते हैं, क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसको टेम्परेचर का, जिसको थर्मल पावर का नीड होता है, एंडोथर्मिक। दूसरा वैसा रिएक्शन जो प्रोसीड होने के साथ साथ अपने साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ और हीट को इवॉल्व करता है, हम उसको बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। तो दूसरा केस में देखो तो जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड में है, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। आप इसको अलग में कहीं पर नोट करो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक और इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। ये आपको याद हो गया। मैं एग्जांपल दे दूंगा इसको। देखो इंडोथर्मिक का एग्जांपल देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना तुम्हारे पेट में जाता है, पेट में जाकर वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज बनने के बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो वो ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्ट करता है और ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एटीपीज वगैरह में तोड़ता है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है? वहाँ एक्सोथर्मिक हो रहा है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब उस रिएक्शन के दौरान, उस पूरे प्रोसेस के दौरान एक हीट इवॉल्व होता है हमारे बॉडी के अंदर से। आप जब नाक के पास में हाथ रखोगे तो आपको गरम गरम हवा वहाँ से एक्सेल होता होगा। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो गरम हवा वहाँ से फील होता है। तो वो जो गर्मी है, वो जो टेम्परेचर है, वो कहाँ से आ रहा है? तो अंदर में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे के अंदर में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स वगैरह लेकर के खाना बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में उनको सन से सनलाइट का नीड होता है। तो सन से वो केवल सनलाइट नहीं लेते हैं, साथ साथ उस लाइट के अंदर में जो फोटोन्स हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो भी उनको नीडेड, जरूरी होता है। तो इस केस में उनको एनर्जी चाहिए हुआ तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है तो आप कहोगे एक्सोथर्मिक। अगर पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन तो कहोगे एंडोथर्मिक। दूसरी बात, चेंज ऑफ कलर ऑफ सबस्टांसेस पॉसिबल। चेंज ऑफ कलर भी पॉसिबल है, बिल्कुल। देखो लोहा पहले जो होता है वो एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, अलग कलर में रहता है, लेकिन वो जंग जब लग जाता है तो वो ब्राउनिश हो जाता है। तो वहाँ पे कलर क्या हो गया? उसका चेंज हो गया। यानी कहीं पर अगर केमिकल प्रॉपर्टी, कहीं पर अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हमने अभी तक दो चीज़ें देखी, या तो वहाँ टेम्परेचर का चेंज होगा या तो वहाँ कलर का चेंज होगा। तीसरी बात, हो सकता है कि वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो। आपने बम को फटते हुए देखा, एक्सप्लोजन जहाँ भी होता है तो वहाँ बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, साउंड निकलता है, हीट निकलता है, वेव निकलता है, लाइट निकलता है। अगली बात, चेंज इन द स्मेल ऑफ सबस्टांस। हो सकता है कि वहाँ पर स्मेल आना शुरू हो जाए। जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नेचुरल इंडिकेटर्स के प्रेजेंस में अलग अलग जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग स्मेल देते हैं, जैसे वैनिला वगैरह होता है। तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ गैसेज। बहुत ऐसा चांसेस है कि जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ गैसेज का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको कि देखो आपके पास क्या क्या है, कार्बन है, आपने इसको जला दिया तो क्या बन रहा है? CO2। ये जो CO2 है वो क्या है? गैस है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास क्या है? Mg है, एक कोई मेटल है, हम इस मेटल को डाल देते हैं एसिड में, दैट इज HCl में, तो ये हमारा बन जाएगा MgCl2 और प्लस H2। यही H2 क्या है? गैस है। तो यहाँ जहाँ भी क्या हो रहा है? गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एंड रेसिड्यू। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी पॉसिबल है कि कोई सबस्टांस सपोज करो A था और वो जब बना ना B, सपोज करो इधर A था प्लस B था प्लस A था प्लस C था प्लस D था, इधर बना B प्लस P प्लस Q।
तो ऐसा बनने के दौरान इसमें से कोई एक सब्सटेंस वैसा होगा जो हमारे कंटेनर के पैंदे में बैठ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, या फिर वो उस पूरे सॉल्यूशन से अलग थलग हो जाएगा, हो सकता है ऊपर भी रहे लेकिन वो अलग हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन होना, प्रेसिपिटेट बनना। सिल्वर ब्रोमाइड हमेशा अक्सर बनाता है, बहुत सारे लेड आयोडाइड बनाता है, PBI का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो चीज़ें हम लोग आगे इसको बढ़िया से देखेंगे फिर क्लास 10th में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हमको पढ़ना, उसके बाद आपको देखना है रेडिएशन और ऑब्जर्वेशन। मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दिया पहले ही, आप इसको एक बार देख लीजिएगा बस। रस्टिंग ऑफ आयरन भी मैंने आपको बताया। चलो देखो आपके सामने रस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज 2Fe2O3 H2O। अब इसको ऐसे लिखोगे, Fe पहले था, जब इसको ऑक्सीजन मिला तो ये बनाया Fe2O3। कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, आपको 9th में जाके मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। पहले हमारे पास था लोहा, दैट इज Fe, और हमारे पास था ऑक्सीजन। लोहा का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। इन दोनों को हम जब क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। लोहा का एक और वैलेंसी होता है 2, फेरस ऑक्साइड भी बनता है लेकिन वो आपको भी नहीं देखना। इस फेरिक ऑक्साइड में जब सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कुछ ऐड हो जाते हैं, मान लो कि कुछ अमाउंट में इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें आके लग गए, तो यही बन जाता है रस्ट। अब ये मॉलिक्यूल वेरी कर सकता है, कम होगा, ज्यादा होगा, तो ये वेरिएबल होता है। तो हम इसको लिखते हैं Fe2O3.xH2O। एक्स कहने का मतलब हमको पता नहीं कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें लगा है। मान लो ज्यादा दिन तक तुमने छोड़ दिया उसको तो ज्यादा जंग लगेगा, ज्यादा पानी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। चलिए अब जब एक बार जंग लग गया, एक बात आप याद रखो, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ये तुम्हारा रस्ट है। ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है ये एक निगेटिव प्रोसेस है, ये एक बैड, एक खराब प्रोसेस है। जहाँ भी आप देखते हो कि लोहा का जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए होता है। अगर उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाए, जंग लगना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ही खराब हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हमको इसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है। तो आपको पढ़ना होता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेसिक जो काम आपको करना है वो क्या करना है, इस चेन को ब्रेक करना है। पहले जो हमारा लोहा था वो ऑक्सीजन के पास गया और फिर वो वाटर के पास गया, तो हमको इन चीज़ों को बीच में ब्रेक करना है। अब बीच में ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो अपने लोहे के ऊपर में किसी कलर से पेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने विंडोज़ को पेंट करते हैं, कारण यही होता है कि जब हम उस पर पेंट चढ़ा देते हैं तो अब वो जो लोहा का पार्टिकल है वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बच जाता है। पहले एयर पेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, ना कि डायरेक्ट लोहा के कॉन्टैक्ट में। जैसे मान लो कि मैंने ये अपने बॉडी के ऊपर एक ब्लेजर पहना हुआ है, तो ये अब एक एक्सटर्नल सरफेस हो गया। अगर यहाँ पर कोई मार्कर चलाएगा तो वो पहले ब्लेजर पे चलेगा, ना कि मेरे कमीज पे। तो इसी तरीके से हम एक एक्सटर्नल कोटिंग कर देते हैं लोहा के ऊपर में, और वो हमको बचाता है उसके रस्टिंग से। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर लोहा के ऊपर में उसको रस्ट से बचाने के लिए हम किसी दूसरे मेटल का कोटिंग कर दें, और दूसरा मेटल लाइक जिंक, जैसे मान लो अंदर लोहा का एक रॉड है और उसके ऊपर हम जिंक चढ़ा दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक स्पेशल ये टर्म है गैल्वेनाइजेशन, जो कि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। तो गैल्वेनाइजेशन अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे, ऑफ आयरन मीन्स अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल्स ऑन द आयरन। आयरन के ऊपर में जिंक या क्रोमियम की चीज़ों का कोटिंग करना की क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये, देखो फटाफट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। कोई जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, देखो दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको तुम अगर एटमॉस्फेयर में रख दोगे ना, तो वो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको अपने अंदर में सोख लेगा, और ऐसा करके वो कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर में ऐड कर लेता है। जैसे कॉपर सल्फेट को तुम अगर छोड़ दोगे तो वो वाटर ऐड कर लेगा, तुम Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को छोड़ दोगे तो वाटर ऐड कर लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तुम POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ दोगे तो वाटर ऐड कर लेगा। तो ये चीज़ें जो अपने साथ वाटर को ऐड कर लेते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जितने वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को वो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो Fe2O3.2H2O है, दैट मीन्स कि यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, तो वो 2 होगा। इन बातों को याद रखना है। तो इस तरीके से क्लास 7th में जो हमको पढ़ना था फिजिकल और केमिकल चेंजेस, वो लगभग यही सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा वो जो क्वेश्चंस होगा वो 3 स्टेप में होगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। पहले हम लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद CBSE 9th क्लास में पिछले जो 5-7 सालों से जो पूछते आ रही है लगातार क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बेस्ड, हम लोग उसको करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। India's best learning app.